नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 को प्रभावी बनाने के लिए शीघ्र जनगणना करना और परिसीमन कार्य करना मुख्य कदम है। ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश की गई। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की। अब्राहम समझौते के 3 वर्ष पूरे हुए। बैंकिंग प्रणाली में तरलता या चल निधि की कमी पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। महिला आरक्षण 2023 को प्रभावी बनाने के लिए जल्द से जल्द जनगणना करना और परिसीमन कार्य पूरा करना एक मुख्य कदम है। दरअसल हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुआ है। विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित की जाएगी उसके आधार पर परिसीमन कराया जाएगा और इस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण कानून लागू होगा। परिसीमन किसी देश या विधायी निकाय वाले किसी भी राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना या फिर परिभाषित करने की एक प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के फिर से समायोजन का प्रावधान करता है, यानी कि इनकी संख्या और सीमाएं निर्धारित करता है। परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित अन्य अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और 332। 42वें संविधान संशोधन के जरिए 2000 के बाद की पहली जनगणना प्रकाशित होने तक परिसीमन के कार्य पर रोक लगा दी गई थी। वर्ष 2001 में परिसीमन पर रोक को 25 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। इसलिए अब 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन का कार्य किया जा सकता है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। परिसीमन एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग या सीमा आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत भारत का राष्ट्रपति करता है। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं। इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगली खबर हेल्थ से संबंधित है। ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से जारी किया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी UHC का मतलब है सभी लोगों को आर्थिक कठिनाई के बिना कहीं भी और कभी भी जरूरत पड़ने पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त हों। UHC को सतत विकास लक्ष्य 2023 के तहत 2 संकेतकों का उपयोग करके ट्रैक किया जा सकता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सर्विस कवरेज सूचकांक है। इसमें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाता है। आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय ये विपत्तिपूर्ण स्वास्थ्य व्यय को मापता है। विपत्तिपूर्ण आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय का मतलब है जब स्वास्थ्य पर अपनी जेब से खर्च घरेलू बजट के 10% से ज्यादा हो जाता है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वर्ष 2021 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से नहीं मिल रही थी। विपत्तिपूर्ण यानी कैटास्ट्रोफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वर्ष 2000 के 9.6% से बढ़कर 2019 में 13.5% हो गया था। इस खर्च की वजह से बच्चों की शिक्षा और व्यक्ति या परिवार की बुनियादी जरूरतों से समझौता करना पड़ता है। भारत का सर्विस कवरेज सूचकांक स्कोर 2019 के 64 से घटकर 2021 में 63 हो गया था। भारत में 17.5% लोगों को विपत्तिपूर्ण आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। इस संबंध में इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। विशेष रूप से गैर संचारी रोगों के मामले में आवश्यक सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल में अप्रत्यक्ष लागत और सहभुगतान जैसी वित्तीय बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। सहभुगतान मूल रूप से एक निश्चित आनुपातिक राशि है। इसका पॉलिसी धारक को अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा राशि का दावा करते समय अपनी जेब से भुगतान करना होता है। गंभीर लोक स्वास्थ्य जोखिम के समय अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इसके अलावा UCH यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को हासिल करने के लिए भारत ने भी कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017।
और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। ये श्रम और रोजगार से संबंधित है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट भारत के संरचनात्मक परिवर्तन और मुख्य सामाजिक पहचानों के बीच संबंधों का एक दीर्घकालिक आधार पर विश्लेषण करती है। रिपोर्ट के मुताबिक जाति, लिंग और धर्म के अलावा व्यक्ति की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहचानें भी हैं जो मायने रखती हैं। इनमें निर्जातीयता, नस्ल, लैंगिक रुझान आदि शामिल हैं। रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान उसके लिए अवसरों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के मुताबिक तीव्र संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। नियमित पारिश्रमिक वाले कर्मियों या वेतनभोगी कार्यों की हिस्सेदारी 2004 के बाद से बढ़ गई है। वर्ष 2018 में पुरुषों के मामले में ये 18% से बढ़कर 25% और महिलाओं के मामले में ये 10% से बढ़कर 25% हो गई है। वहीं रोजगार के मामले में सुधार की दृष्टि से देखें तो अनियत पारिश्रमिक यानी कि कैजुअल वेज वाले कामगारों के पुत्रों के अनियत रोजगार में जाने की प्रवृत्ति कम हुई है, जबकि उनके बेहतर रोजगार में जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। हालांकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में ये सुधार कम देखा गया है। निचली जाति के उद्यमियों की कमी हुई है। कंपनियों के बड़े होने के साथ साथ उनमें उच्च जातियों के उद्यमियों की संख्या भी और बढ़ती गई है, जबकि ऐसी कंपनियों के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति स्वामी कम ही हैं। वहीं जाति आधारित पेशों में भी कमी आई है। अपशिष्ट प्रबंधन और सीवरेज जैसे कार्यों में समय के साथ अनुसूचित जाति की भागीदारी कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। लैंगिक मानदंड जो महिलाओं के रोजगार को निर्धारित करते हैं, इसमें यदि पति की कमाई अधिक है तो फिर पत्नी द्वारा नौकरी करने की संभावना कम रहती है। ऐसा इस रिपोर्ट में कुल मिलाकर के ये सब बिंदु रखे गए हैं। अब्राहम समझौते के 3 वर्ष पूरे हुए। ये संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए एक सामान्यीकरण समझौता है। ये समझौता 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में संपन्न हुआ था। बहरीन, सूडान और मोरक्को भी 2020 में इस समझौते में शामिल हो गए थे। इस समझौते का उद्देश्य इन देशों के बीच संबंधों को सामान्य करना है, इजराइल को मूल्यों और पारस्परिक हितों को साझा करने वाले खाड़ी देशों के करीब लाना है और शांति पहल को आगे बढ़ाना है। इस समझौते से पहले इजराइल के किसी देश या देशों के साथ या तो शत्रुतापूर्ण संबंध थे जैसे कि सूडान, और या फिर किसी देश के साथ कोई संबंध नहीं थे जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात। अब्राहम समझौते का प्रभाव ये हुआ है कि 2021 और 22 के बीच इजराइल और अन्य पश्चिमी देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य में 74% की वृद्धि दर्ज की गई थी। स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, नवाचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए संयुक्त उद्यमों की स्थापना की गई। इसके अलावा लोगों के बीच आपसी संबंध गहरे हुए हैं और इस क्षेत्र का एकीकरण हुआ है। अब्राहम समझौते से भारत को ये लाभ हुआ है कि इन देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू होने से यात्रा आसान हुई है। भारतीय निजी क्षेत्र और इन देशों की कंपनियों के बीच वाणिज्यिक सहयोग संभव हुआ है। वहीं 2021 में I2U2 यानी इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका समूह की स्थापना की गई। ये भी अब्राहम समझौते के कारण ही संभव हो पाया। I2U2 आपसी हित के साझा क्षेत्रों पर चर्चा करने, संबंधित क्षेत्रों और उससे परे व्यापार एवं निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस समूह को पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता या चल निधि की कमी पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी बढ़कर 1.46 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई है। ये 2019 के बाद से उच्चतम स्तर है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता यानी लिक्विडिटी बैंकों की नकदी और अन्य परिसंपत्तियों की एक माप है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता के चलते बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नकदी रहती है, जिससे वे अपनी अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। तरलता में आमतौर पर केंद्रीय बैंक के पास रखा रिजर्व और सरकारी बॉन्ड शामिल होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तरलता समायोजन सुविधा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करता है। LAF का संचालन रेपो ऑक्शन और रिवर्स रेपो ऑक्शन के माध्यम से किया जाता है। रेपो ऑक्शन यानी कि इसके तहत बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता को कम किया जाता है, यानी कि अगर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है तो उसको कम किया जाता है। वहीं रिवर्स रेपो ऑक्शन की बात करें तो इसके तहत बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाया जाता है। तरलता प्रबंधन के लिए और भी कई साधन हैं, जैसे कि सीमांत स्थायी सुविधा MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और दूसरी है वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का सामान्य अर्थ है कि बैंकों के पास ग्राहकों की ऋण मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। तरलता में ये कमी इसलिए भी आई है क्योंकि वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात यानी ICRR को लागू किया गया है। बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता को हटाने के लिए RBI ने बैंकों को 19 मई से 28 जुलाई तक की अवधि के लिए
10% का ICRR बनाए रखने का निर्देश दिया था। इसके अलावा व्यवसायों द्वारा अग्रिम कर और GST का भुगतान करना, जिससे कि बैंकिंग क्षेत्र में वर्तमान में तरलता की कमी हो गई है। साथ ही त्योहारों के कारण वर्तमान समय में कर्ज की मांग में बढ़ोतरी हुई है। RBI द्वारा डॉलर की बिक्री करने से भी बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी हो जाती है। तरलता में कमी का प्रभाव ये होता है कि इससे उपभोक्ताओं के लिए ब्याज की दरों में वृद्धि हो सकती है। ट्रेजरी बिल की पुनर्खरीद, ओवरनाइट कॉल मनी रेट्स आदि की दरों में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण की उपलब्धता सीमित हो सकती है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस से संबंधित मुख्य विनियामक निकाय है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन 1972 में स्थापित एक गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। ये संगठन दुनिया भर में मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसके संस्थापक संगठन हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व चिकित्सा संघ। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन उन अलग अलग प्रत्यायन प्रदान करने वाली एजेंसियों को मान्यता प्रदान करता है जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के मान्यता संबंधी मानदंडों को पूरा करती हैं। ये भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स को अन्य देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। आपको बता दें कि विदेशों से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए WFME की मान्यता जरूरी है। इससे भारत के मौजूदा सभी 706 मेडिकल कॉलेजों को WFME से मान्यता मिल जाएगी। अगले 10 वर्षों में स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेजों को स्वतः ही ये मान्यता मिल जाएगी। इससे भारत में मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता और मानकों में वृद्धि होगी। ये भारतीय मेडिकल एजुकेशन की विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों और मानकों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायता करेगा। इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एशिया प्रशांत फोरम। भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में मानवाधिकार पर APF की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एशिया प्रशांत फोरम 1996 में स्थापित किया गया था। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी भागों के 26 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का गठबंधन है। इसमें 17 पूर्ण सदस्य और 8 एसोसिएट मेंबर्स शामिल हैं। भारत 1996 से इसका पूर्ण सदस्य है। पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए NHRI को पेरिस सिद्धांतों में निर्धारित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूरी तरह से पालन करना होता है। अगला टॉपिक है एशियन प्रीमियम। सऊदी अरब ने भारत को निर्यात किए जाने वाले तेल पर वसूले जाने वाले प्रीमियम में कटौती कर दी है। सऊदी अरब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। एशियन प्रीमियम कच्चे तेल के वास्तविक विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त शुल्क होता है। इसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC द्वारा आरोपित किया जाता है। ये शुल्क आयातक एशियाई देशों से वसूल किया जाता है। ये भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण प्रणाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एशियाई देश मध्य पूर्व के देशों से कच्चा तेल आयात करते हैं तो उन्हें अपने यूरोपीय और अमेरिकी समकक्षों की तुलना में अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, और ऐसा होता है एशियन प्रीमियम के कारण। इसके अलावा एशियाई देश तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं। वे केवल प्राइस टेकर्स होकर रह गए हैं क्योंकि तेल की कीमतों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगला टॉपिक है सिम्बैक्स। सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को सिम्बैक्स के नाम से जाना जाता है। सिंगापुर और भारत के बीच आयोजित होने वाला ये एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। अगुम्बे 1। आसपास के अन्य कस्बों की तुलना में अगुम्बे में वर्षा की मात्रा में कमी आई है। अगुम्बे कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ 8000 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये मध्य पश्चिमी घाट में 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों का एक विशिष्ट क्षेत्र है। ये सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। ये दुनिया में किंग कोबरा का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है। इस जगह को द कोबरा कैपिटल भी कहा जाता है। ओमेगा ब्लॉकिंग। एक अध्ययन के मुताबिक भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हाल में आई बाढ़ के लिए निम्न दाब प्रणालियां जिम्मेदार थी। ये प्रणालियां नीदरलैंड के ऊपर केंद्रित ओमेगा ब्लॉक के आसपास निर्मित हुई थी। ओमेगा ब्लॉक का निर्माण तब होता है जब दो निम्न दाब वाली प्रणालियां जेट स्ट्रीम के मुख्य प्रवाह से कट जाती हैं।
इनके बीच में एक उच्च दाब प्रणाली फंसी रहती है। मौसम मानचित्र पर ग्रीक अक्षर ओमेगा जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे ओमेगा ब्लॉकिंग कहा जाता है। ओमेगा ब्लॉकिंग की परिघटनाओं को अतीत में अन्य चरम मौसमी घटनाओं से भी जोड़ा गया है। इनमें 2011 में पाकिस्तान में आई बाढ़, 2019 में फ्रांस में तथा 2019 के जुलाई में जर्मनी में हीट वेव्स आदि शामिल हैं। आप इसका चित्र PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से जेट स्ट्रीम के ओमेगा ब्लॉक्स बन जाते हैं। अगला टॉपिक है तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। तुंगारेश्वर अभयारण्य महाराष्ट्र के ठाणे जिले के वसई विरार क्षेत्र में स्थित है। ये 85 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तानसा वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक गलियारा बनाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इस अभयारण्य में भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध तुंगारेश्वर मंदिर है। इस अभयारण्य में तटीय वन और पहाड़ी क्षेत्र जैसे विविध पर्यावास मिलते हैं। यहाँ तेंदुआ, जंगली सुअर, बार्किंग डियर, लंगूर, बोनट मकैक और रीसस मकैक जैसे जीव पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, जंगली छोटा उल्लू, सफेद आंखों वाला बजार्ड, ओरिएंटल हनी बजार्ड, एमराल्ड डव और हार्ट स्पॉटेड वुडपेकर जैसे कई पक्षी भी मिलते हैं। अगला टॉपिक है मिथुन। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में माना है। खाद्य पशु ऐसे जानवरों को कहते हैं जिन्हें खाद्य उत्पादन या फिर मांस के लिए पाला जाता है। मिथुन प्रजाति बोविडे कुल का जुगाली करने वाला जानवर है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राजकीय पशु है। ये गौर यानी भारतीय बाइसन जैसा दिखता है, लेकिन उसकी तुलना में छोटे आकार का होता है। खाद्य पशु की मान्यता मिलने से इस जानवर की घटती संख्या पर विराम लगेगा। इससे पहले 2022 में फसाई ने हिमालयन याक को भी खाद्य पशु का दर्जा दिया था। बैटिलिपेस कलामी। शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्टीग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। टार्टीग्रेड्स यानी वाटर बियर 8 पैरों वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ये एक्स्ट्रा मोफाइल प्रजाति से संबंधित हैं। ऐसी प्रजातियां चरम परिस्थितियों में भी भोजन या पानी के बिना 30 वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। चरम परिस्थितियों में ये सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में चली जाती हैं, जिसे टन अवस्था भी कहा जाता है। इस स्थिति में इनका शरीर शुष्क हो जाता है और एक बेजान गेंद जैसा दिखाई देने लगता है। इनका आहार है वनस्पतियां। कुछ टार्टीग्रेड शिकारी मांसाहारी होते हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अलावा अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों में भी मिलते हैं। तस्मानियाई बाघ के आरएनए का अध्ययन। शोधकर्ताओं ने पहली बार किसी विलुप्त प्रजाति के आरएनए को अनुक्रमित किया है, यानी सीक्वेंस किया है, इसके सीक्वेंस को जाना है। तस्मानियाई बाघ को थाइलासीन भी कहा जाता है। ये कुत्ते के आकार का धारीदार त्वचा वाला मांसाहारी मार्सुपियल है। ये ऑस्ट्रेलिया और आसपास के द्वीपों में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA की तरह आरएनए भी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है, साथ ही प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। वहीं DNA में किसी जीव का आनुवंशिक कोड संग्रहित होता है। आरएनए DNA से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक की भूमिका निभाता है। ये किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करता है और कोशिका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को भी विनियमित करता है। इस अनुक्रमण से प्रजातियों के चयापचय विनियमन से संबंधित जानकारी मिलेगी। इससे पूर्व में आई महामारियों के कारणों को समझने में भी मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है सुपर कॉन्टिनेंट। हाल के एक अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट वालबारा के विखंडन के कारण गुलाबी हीरे लगभग 1.3 अरब साल पहले सतह पर आए थे। सुपर कॉन्टिनेंट वो विशाल भूभाग था जिसमें पृथ्वी की अधिकतर भूमि शामिल थी। गुलाबी हीरों का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से उत्पन्न तीव्र बलों की वजह से होता है। गहन दबाव की वजह से इनकी क्रिस्टलीय लैटिस गठित होकर और मुड़ती हुई नया स्वरूप धारण करती है। क्रिस्टल लैटिस एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर पॉइंट्स के रूप में परमाणुओं, आयनों या अणुओं की त्रिआयामी यानी 3D संरचनात्मक व्यवस्था है। एक अध्ययन के मुताबिक पश्चिमी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के आपस में टकराने के कारण रंगहीन हीरे ने गुलाबी हीरे का स्वरूप धारण कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया की आर्गाइल खदान में 90% से ज्यादा गुलाबी हीरे पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।